बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, डाइजेशन के चैप्टर में हमने अब तक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन में हमने दो मेन कंपोनेंट्स की बात की थी ना। एक जीआईटी था और दूसरा रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जीआईटी तो हमने मुकम्मल जो है उसको कर लिया है। अब जो है हमने पढ़ना है वो क्या है, रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाएंगी वो क्या हैं कि आपके पास लिवर आ जाता है। और लिवर आपको पता है कि लिवर जो है इसकी सिक्रीशन बाइल जो है वो किस में जाके होगी स्टोर, वो है गॉल ब्लैडर। इसके बाद जो दूसरा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है एक्सेसरी ग्लैंड के तौर पे जो काम करेगा वो है दैट इज़ पेंक्रियस। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें देखें कि सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लिवर है एक्चुअली। तो इसमें जो है वो आपके पास लिवर जो होता है ना, ये एक तो इसके बारे में याद रखें कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का। और लिवर जो है इसके अंदर क्या होती हैं, टू मेजर लोब्स होती हैं। मेजर लोब्स कौन सी हैं, ये देख लें। ये इसकी जो है ये राइट लोब है ये वाली, और ये कौन सी है, ये लेफ़्ट लोब है। तो एक तो ये राइट और लेफ़्ट लोब्स हो गई। इसके बाद क्या होता है, अब इन्हें मेजर लोब्स कहते हैं। देखें बड़ी बड़ी सी है ना ये, तो इन्हें इसीलिए मेजर लोब्स कहते हैं। इसके अलावा टू माइनर लोब्स भी होती हैं। ये आप ये देख रहे हैं, एक ये वाली, इसको कॉर्डेट लोब कहते हैं, और इसको ये देखें, इसको कॉर्डेट लोब कहते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, माइनर लोब्स। अब जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली क्या होगा कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये बैक साइड दिखाई हुई है, इन्फीरियर जो है ना लिवर, इसकी इन्फीरियर साइड के ऊपर जो है वो क्या होता है, दैट इज़ गॉल ब्लैडर। तो ये आप देख सकते हैं, ये गॉल ब्लैडर है। और इसके अंदर एक्चुअली जो सिक्रीशन जो है ना इसकी लिवर की, वो इसके अंदर जाके क्या होगा, वो स्टोर होता जाता है। तो जो है इसमें जो है हम ज़रा मज़ीद अब डिटेल्स पे चलते हैं। तो लिवर जो है इसके बारे में क्या याद रखें, अभी जो मैंने बात की, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, टू मेजर लोब्स और टू माइनर लोब्स हैं, इसकी हमने अभी बात की। अब इसमें ना कॉम्पोजिशन भी आ जाते हैं ज़रा। कॉम्पोजिशन जो होती है ना लिवर की, ये अभी जो मैं कह रही थी आपसे कि ये प्रोड्यूस क्या करेगा, सबसे पहले तो बाइल प्रोड्यूस करता है, इसका ये काम है। अब वो बाइल अभी जहाँ मैं आपको बता रही थी गॉल ब्लैडर में इसने क्या करना है, स्टोर होना है। अब बाइल जो है ना, बाइल के बारे में एक बात याद रखें कि इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। बाइल जो है इसमें फिर क्या क्या होता है अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात कि इसके अंदर वाटर है। फिर इसके अलावा और इसमें क्या है, बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं इसके अलावा इसमें। और इसके अंदर क्या होता है, अब ये मेन बातें हैं, इनको अच्छी तरह ज़िंदा रखना है। वाटर है मेनली, बहुत सारा होता है वाटर। तो इसके अंदर वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स हैं। इसके अलावा जो बातें आपने याद रखनी है वो क्या है कि इसके अंदर सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये दो नाम याद रखिएगा, मैंने स्पेशली लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। यानी कि इसमें कॉम्पोजिशन बताएंगे तो क्या, वाटर, बाइल सॉल्ट्स, और उसके बाद सोडियम जो है वो क्या, ग्लाइकोकोलेट, सॉरी ये सोडियम, ये देखें सोडियम आपका ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये होते हैं। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर क्या है कि बाइल पिगमेंट्स होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो बिलीरुबिन, इनको हमने डिटेल में बात करेंगे। बिलीरुबिन इसके अंदर होता है। और इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल है इसमें। इसके अलावा लेसिथिन, लेसिथिन जो है ना ये फॉस्फोलिपिड होती है, वो होता है। इसके अलावा इसके पास क्या है, म्यूकस है। और फिर सेल्स एंड सेल डेब्री। अब सेल्स जो आते हैं ना, वो एक्चुअली जो लिवर लाइनिंग जो है ना, वो क्या करती है कि वहाँ से सेल शेड होती रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो वो भी इसके अंदर होते हैं। सेल डेब्री जो सेल्स, ये आपको पता है फेगोसाइटोसिस भी तो करता है ना, तो सेल जो उसका डेब्री मीन्स के जो उसमें से यूज़फुल पार्ट नहीं है, तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये तो इसकी हो गई कॉम्पोजिशन बाइल की। तो अब ज़रा हम इसके उस पर चले जाएँ, रोल पे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे ना, जो बाइल के हैं, तो अब उसमें हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बात करेंगे कि उनका रोल क्या क्या है। तो अब ये देखें कि इसके अंदर आपके पास सबसे पहले जो आ जाता है, अब इनको अलग अलग याद करना है आपने। देखिए सबसे पहले आते हैं बाइल सॉल्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या हैं, ये करते हैं कि जो सरफेस टेंशन जो है ना उसकी फैट ग्लोब्यूल्स की, उसको ये डिक्रीज़ कर देते हैं और रिड्यूस करते हैं। और इसके साथ इससे फ़ायदा क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन कॉज करते हैं। देखिए
आपने वो पढ़ा था ना हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जब पढ़ी थी, तो हमने क्या कहा था कि ये हाइड्रोफोबिक है ना फैट्स जो होती हैं, तो क्या होता है कि वो एक जब आप किसी चीज़ में हो तो एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बना देती हैं, है ना, इकट्ठे इकट्ठे होने की वजह से। और लेकिन जो बाइल सॉल्ट्स है ना, अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि सरफेस टेंशन जो उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अब वो जो बड़ा सा जो ग्लोब्यूल जो बन रहा था ना, वो क्योंकि देखें उसके ऊपर एक्ट करना मुश्किल है इतने बड़े ग्लोब्यूल के ऊपर, लेकिन जो बाइल सॉल्ट्स हैं ना, इनका ख़ास काम क्या है कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, और जो होते हैं ना फैट ग्लोब्यूल्स, उनको ये क्या करेंगे, छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से ना ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। उससे ये इसे क्या कहते हैं हम कि वो क्या हो गए हैं, इमल्सीफाई हो गए हैं। इमल्सीफाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक इमल्शन सी बन जाती है, जिसमें बड़े ग्लोब्यूल्स की बजाय क्या होंगे, बिल्कुल ड्रॉपलेट्स होंगे छोटे छोटे फैट्स के। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्चुअली उसका जो सरफेस एरिया जो है ना वो बढ़ जाता है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इमल्सिफिकेशन। और जब ये बन जाते हैं ना छोटे छोटे अब ड्रॉपलेट्स बन गए ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब इसके ऊपर जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो एक्ट करता है ना फैट पे, वो है लाइपेज। तो अब लाइपेज के लिए इसके ऊपर काम करना आसान हो गया। इसके बाद अब दूसरे के ऊपर आ जाएं। दूसरा क्या है, बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन आएगा कहाँ से, सबसे पहली बात बिलीरुबिन आएगा फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ब्रेक डाउन होती है ना, उससे बिलीरुबिन जो है ना वो बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये आएगा कहाँ से। तो ये देखें कि ये एक्चुअली क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करते हैं कि वो बिलीरुबिन जो होता है ना उसको पिगमेंट्स में चेंज कर देते हैं। और बिलीरुबिन आया कहाँ से, वो तो पता है ना कि ब्रेकडाउन हुई थी किसकी, हीमोग्लोबिन। क्योंकि जो होते हैं ना आपके, ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि जहन में बात बैठ जाए। बिलीरुबिन जो है ना वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। और जब वो ब्रेकडाउन हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो कन्वर्ट कर देते हैं बिलीरुबिन को, किस में कर देते हैं, पिगमेंट्स के अंदर। अब पिगमेंट्स जो हैं वो अब दो तरह काम होंगे इस पे। क्या, एक तो जो पिगमेंट्स बने हैं ना वो क्या होते हैं कि वो फीसिस को उनका जो ब्राउन कलर है वो दे देते हैं। लेकिन एक और काम भी होता है कि कुछ ये जो पिगमेंट्स बने हैं ना, इनमें से कुछ पिगमेंट्स जो है ना वो क्या होते हैं कि वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब, क्योंकि ज़ाहिर एब्जॉर्ब हो गए, अब वो जाएंगे ब्लड में जाएंगे, तो वहाँ से कहाँ जाते हैं, जब वो किडनी में जाते हैं ना, तो फिर अब वहाँ जाके किडनी में जाके क्या होता है कि वो एक्सक्रीट किस में हो जाते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो आपका जो है ना यहाँ पर वो, वहाँ तो ब्राउन कलर दिया था ना, यहाँ पर जो है वो यूरिन जो है उसका जो येलोइश कलर होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। इसके बाद इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके आ जाते हैं, ये इसी का ही दूसरा रोल है बाइल जो है वो आपका सॉल्ट्स का, कि वो क्या करते हैं कि एक तो उन्होंने किया ना इमल्सिफिकेशन में हेल्प की थी। दूसरा काम जो वो करते हैं वो क्या है कि जो फैटी एसिड्स हैं ना, उनकी जो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो होती है ना एब्जॉर्प्शन, उसको भी ये क्या कर देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं और उसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि सिक्रीशन ऑफ जो आपका बाइल है वो रिलेटेड किसके साथ है, सिक्रीटिन हार्मोन। आपको याद है कि हमने ये बात पहले भी की थी कि एक्चुअली ये जो होती है ना डोडिनम, डोडिनम जो है ना ये भी एक्चुअली इसमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। और इस ये जो होते हैं ये भी जो है वो क्या करती है कि हार्मोन्स रिलीज़ कर सकती है। अब यहाँ होगा क्या, देखो सबसे पहली बात कि जो फैटी एसिड्स हैं ना, अभी इसका देखें सीक्वेंस को ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि वो फैटी एसिड्स हैं किस में, फूड में। तो वो जब वो आते हैं ना डोडिनम, आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं, लिवर से आ रहे हैं। तो जो फैटी एसिड्स हैं ना जो ल्यूमन में आ जाते हैं, उसकी डोडिनम की यानी उसकी कैविटी में आ जाते हैं, वो क्या करेंगे कि वो स्टिमुलेट करेंगे, किसको स्टिमुलेट करेंगे, एंडोक्राइन सेल्स को। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स को क्या करते हैं कि वो स्टिमुलेट करते हैं। और अब क्या होगा कि जब वो स्टिमुलेट करेंगे ना उनको, तो वो रिलीज़ करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। तो क्या, यहाँ अदर नहीं आएगा, ये अदर काट दें यहाँ से, ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स को, अदर को मैं बताऊंगी आपको क्यों हमने वहाँ आगे जाके यूज़ करेंगे। एंडोक्राइन सेल्स को जो कि रोडिनम में उनको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिलीज़ होता है ना जो, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या है, हार्मोन है।
ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। और अब कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये इसका एक्शन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है स्टिमुलेट किसको करता है, कॉन्ट्रैक्शंस किसकी, स्मूथ मसल ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की वॉल है ना, उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन को जब स्टिमुलेट करेगा ना तो क्या होगा कि जो बाइल है वो क्या होगा, डोडेनम में रिलीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है ना वो क्या है कि आपका वो जो होता है ना फूड के अंदर एसिडिक कायम है, अब वो क्या करेगा, वो जब वो ल्यूमेन ऑफ डोडेनम में आता है ना वो स्टिमुलेट करता है किसको, अदर एंडोक्राइन सेल्स। यानी कि अदर एंडोक्राइन सेल्स क्यों कह रहे हैं, देखें जो है ना एक्चुअली डोडेनम उसमें एंडोक्राइन सेल्स कई तरह के हैं। जैसे आपने याद है आपने एंट्रोकाइनेज की भी बात की थी, तो एंट्रोकाइनेज भी आपके वो एंडोक्राइन सेल्स ही बनाते हैं। इसके अलावा हमने इससे पहले क्या बात की, कोलिसिस्टोकाइनिन, वो भी क्या है, एंडोक्राइन सेल्स हैं जो उसको करेंगे। जो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ना वो बनाते हैं ना तो उनको आई सेल्स कहते हैं या सीसीके सेल्स कहते हैं। और अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये वाला अदर एंडोक्राइन क्यों कह रहे हैं, ये और है उनके अलावा है। और इन्हें क्या कहते हैं, एस सेल्स कहते हैं जो इनको बनाते हैं। तो ये एंडोक्राइन, एक्चुअली ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो डोडेनम में है। अब ये क्या करेंगे कि ये किसको रिलीज़ करेंगे, जो है इसको सिक्रेटिन हार्मोन को। सिक्रेटिन क्यों, देखें जो हार्मोन होता है ना, एक बात तो याद रखें ना, हार्मोन हमेशा जो है ना ये डक्टलेस होते हैं। और ये जो ग्लैंड जो ये सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमेशा डक्टलेस होते हैं। तो हार्मोन जाएगा कहाँ पर, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा तो वहाँ से किसके पास जाएगा, लिवर के पास। और जब ये लिवर के पास जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये स्टिमुलेट लिवर को करेगा कि वो क्या करे कि बाइकार्बोनेट जो है उसको बाइल में जो है वो क्या कर दे, उसको रिलीज़ कर दे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सिक्रेटिन जो है ये हमारा जो हार्मोन है ये क्या करेगा कि ये हमें इस जो सिक्रीशन जो है इसकी बाइल की, उसमें क्या करता है कि उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। इसके बाद जो है फंक्शंस ऑफ लिवर जो है उसमें क्या क्या बातें आ जाती हैं। फंक्शंस देखें कि लिवर अब हमारा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आप समझ लें ऑर्गन है, और ये इसके डाइजेस्टिव भी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं। इसके अलावा ये और क्या करता है, और ये स्टोर करता है और प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट्स को। फिर इसके अलावा सिंथेसाइज करता है न्यू मॉलिक्यूल्स को, और डिटॉक्सीफाई हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको कर देता है। अब हम मेन जो रोल्स हैं ना वो इसके जो हैं वो कौन से हैं, वो हैं दो रोल्स हैं। एक अब इसका जो है वो स्टोरेज रोल है लिवर का, और दूसरा क्या है कि दूसरा जो रोल है उसका मेटाबॉलिक रोल है। तो दोनों की एक एक करके बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है आपके पास क्या आ जाता है कि स्टोरेज रोल है। अब जो है ना जो लिवर के सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स में क्या बात ख़ास होती है कि ये क्या करते हैं कि ये शुगर को जो है ना ब्लड में से रिमूव कर सकते हैं। और जब उसको रिमूव करते हैं ना ब्लड में से तो अब ये क्या करेंगे, अब इसको स्टोर कर सकते हैं। किस शक्ल में स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन की शक्ल में। एक तो ये काम हो गया, ग्लाइकोजन बना दिया। अब दूसरा काम वो क्या करते हैं कि इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ये फैट को भी स्टोर कर सकते हैं, ये विटामिन्स को स्टोर कर सकते हैं। विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन हैं जिनको हिपेटोसाइट्स यानी कि लिवर के सेल्स जो है वो स्टोर करते हैं, वो है विटामिन ए, विटामिन B12, डी, ई एंड के। ये विटामिन हैं कि जिनको हमारा लिवर जो है वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। यानी हिपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स जो हैं वो उसको सब करेंगे, जो है वो स्टोर करेंगे। इसके बाद जो है वो कॉपर है और आयरन है, इनको भी क्या कर सकते हैं हिपेटोसाइट्स, इनको भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि हम स्टोरेज फंक्शन की बात कर तो रहे हैं, लेकिन जो स्टोरेज फंक्शन लिवर का होता है ना ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मीन्स कि ये बहुत देर तक ये नहीं रहेगा। और ये जो क्योंकि शॉर्ट टर्म कह रहे हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा देर तक की चीज़ें वहाँ स्टोर नहीं रहती हैं, वहाँ से मूव कर जाती हैं। और जो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड मटेरियल इसीलिए क्या होता है कि हिपेटोसाइट में एक जैसी नहीं रहती, वो वेरी करती रहेगी। और इसी तरह से क्या होता है कि अगर मैं एक ही दिन में देखना चाहूँ, बार बार देखूँ, यानी कि 4-4 घंटे बाद, 6-6 घंटे, जब भी मैं देखना चाह रही हूँ कि जो है सेल साइज़ कैसा है हेपेटोसाइट का, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमने कहा कि जो स्टोरेज जिस चीज़ की कर रहा है ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो कौन सा रोल है, दूसरा रोल मेन, वो क्या है, मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक रोल जो है ना ये बड़ा डिटेल्ड है। इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर
मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये पहला इसके अंदर आ जाएगा, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। अब होगा क्या कि जब भी ज़रूरत होती है ना, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो है ना वो क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस, अभी मैंने कहा ना ग्लाइकोजन को करता है, स्टोर किया हुआ है उसने। तो क्या होगा कि ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस करेगा। ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखें आप, ग्लाइकोजन पूरा कह दिया, ग्लाइकोजिनो, नो मीन्स ऑफ, और जो है इसकी लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि ग्लूकोज जो है वो और कैसे बन सकता है। एक तो ग्लाइकोजन के टूटने से बना ना, अभी ज़रूरी नहीं है कि सारा जो आएगा आपके पास ग्लूकोज वो इसके ग्लाइकोजन ही के टूटने से आएगा। इसके अलावा भी क्या होता है कि ये हमें कहाँ से मिल सकता है कि ये हमें सिंथेसाइज हो जाता है अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से, और उसके अलावा जो है ये ग्लिसरॉल से। तो ये और क्या है आपके पास, क्या आ जाता है, किससे और मिल सकता है आपको ग्लूकोज, आपके पास अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ यूज़ करेंगे कि जब ये ग्लाइकोजन के अलावा किसी और जो है वो कंपोनेंट है उसकी ब्रेकडाउन से ये बने, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है हमारा वो क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये भी ये करेगा। अब देखें कितने वेरिड काम है जो हमारा लिवर हमारे लिए कर रहा होता है। तो ग्लूकोज जो है वो और कहाँ से होगा कि ये आपका जो उसकी हमने बात की, थोड़ा रिपीट कर रही हूँ मैं, चाह रही थी कि आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यही है कि बनेगा दोनों में ग्लूकोज, लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा और आपके पास क्या होगा कि आपकी हाइड्रोलाइसिस जब होगी तो ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, उसके अंदर अमीनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, इनमें से कोई चीज़ जो है वो क्या होगी कि वो जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या होता है कि ये जो है वो बन सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अब डीनेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड जो है वो आपकी दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, पहले इसको बात कर लेते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड जब डीनेचर होंगे ना तो उससे भी क्या होता है एक्चुअली कि वो ग्लूकोज बन जाता है, वो टूट फूट जाएगा ना तो ग्लूकोज बना देगा। इसके अलावा और अगला जो है आपका वो क्या है कि वो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ फैट्स, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फैट्स। तो ये काम भी लिवर ने करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि वो जो एक्सेस अमीनो एसिड, अब एक बात तो याद रखें ना, होता है बॉडी क्या करती है, बॉडी हमारी ये करती है कि अमीनो एसिड्स को स्टोर नहीं करती इस शक्ल में, अमीनो एसिड स्टोर नहीं होते कि एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है। जैसे आपने कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ खाई तो उससे अमीनो एसिड्स बनेंगे ना जब वो डाइजेस्ट होगी। तो जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, एक्चुअली लिवर क्या करता है, लिवर ये करता है कि यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अमीनो एसिड तो बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, हार्मोन्स हैं, बहुत सी प्रोटीन हैं जो बना रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में अमीनो एसिड से वेरियस प्रोटीन्स बनती हैं जो कि मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ होती हैं। लेकिन जो उसके अलावा बच जाए ना, तो जो एक्सेस में होते हैं, तो जो है ना लिवर क्या करता है कि लिवर प्रोसेस जो है क्या करता है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, तो फ्रॉम एन अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से क्या करेगा वो कि वो अमीनो ग्रुप को जो है वो रिमूव कर देगा। अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर जब क्योंकि वो जो है आपका उसको रिमूव कर दिया उसने अमीनो ग्रुप को, तो अब ये चेंज किस में हो जाएगा, अमीनो एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में और अमोनिया में। अब पायरुविक एसिड तो फर्दर आपका वो एंटर हो जाता है आगे जाके मेटाबॉलिक पाथवेज में, और जो है ना अमोनिया, अब ये देखिए अमोनिया के बारे में याद रखें, अमोनिया डेंजरस है, ठीक है, ये जो है वो पीएच में भी चेंज ले आती है। तो अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से, तो ये क्या करेगी कि ये जो है हिपैटिक सेल्स में ज़ाहिर ही काम हो रहा है ना, तो ये क्या करती है कि ये कन्वर्ट कर देते हैं जो हेपेटोसाइट्स हैं इसको यूरिया में। इसे हम ऑर्निथिन आर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं और इसको हम जो है वो यूरिया साइकिल भी कहते हैं।
तो ये जब डीएमिनेशन होगी तो इसके साथ यूरिया साइकिल भी जो है वो चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद उससे अगला जो है हमारा वो क्या है, सिंथेसिस। तो अब जो है ना ये देखें कि जो है ख़ास तौर पे किस किस की सिंथेसिस होगी कि जो ब्लड प्रोटीन्स हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, ये क्या होती हैं कि ये लिवर में सिंथेसाइज होती है, लिवर सेल्स इसको सिंथेसाइज करते हैं, यानी बना रहे होते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है कि ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहलाती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। अब सातवां जो है हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, अच्छा सिंथेसिस में देखें कि हम बात कर रहे हैं ना कि जब ये सिंथेसिस हो रही होती है तो इसके अंदर जो है आपने कुछ जो चीज़ें बातें याद रखनी है वो क्या है कि ये सिंथेसिस किस किस चीज़ की होगी ना। तो सिंथेसिस जो होती है ना वो ख़ास तौर पे ये सबसे पहले क्या है, ये आपके पास विटामिन ए। विटामिन ए किससे बनेगा, कैरोटीन। कैरोटीन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है कि जो क्या होता है कि वो किस में चेंज हो जाता है, वो विटामिन ए के अंदर चेंज होता है। दूसरी चीज़ जो है वो है सिंथेसिस एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन और चीज़ है, एल्ब्यूमिन क्या है, ये प्रोटीन है। ये भी क्या होगा कि ये अमीनो एसिड जो है उससे ये सिंथेसाइज हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि जब सिंथेसिस होती है ना ये, तो ये चीज़ें जो है वो हमारी बन जाती है लिवर में। इसके बाद जो है वो फॉर्मेशन है आपकी जो है वो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, वो है आपकी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स में हमारे पास दो आ जाएंगी और वो कौन सी हैं कि वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। तो ये जो है ये कहाँ होती हैं, ये सिंथेसाइज कहाँ होती हैं, ये लिवर में होती हैं। काम क्या है, फेगोसाइटो ये जो सॉरी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो उसके लिए ये ज़रूरी होती है। इसके बाद देखें कि हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्योंकि फंक्शंस जो हैं ये आपने अच्छी तरह ज़हन में रखने हैं। अच्छा एक तो हमने कहा ना कि ब्लड प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, उनको सिंथेसाइज करेगा लिवर में और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है, ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस जो है ना, अब इसका क्या मतलब है, फेगोसाइटोसिस जो है इसमें आपको पता है ना, फेगोसाइटोसिस आपने पढ़ी भी हुई है। तो फेगोसाइटोसिस जो है वो क्या होगा कि उसमें आपका जो होते हैं ना ये लिवर सेल्स, ये उसको एंगल्फ कर लेते हैं एक तरह से समझ लें। और इसमें आपको क्या फ़ायदा क्या मिलता है कि जो फेगोसाइटोसिस होती है ना, आपको याद है कि हमने ये बात की हुई है कि जो आरबीसीज़ हैं उनकी लाइफ जो है वो कितनी होती है, 120 डेज़। तो उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। तो जो डेड जो होते हैं ना आरबीसीज़, वो डिस्ट्रॉय कहाँ जाके होते हैं, वो जाके होते हैं लिवर में। तो ये भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये क्या करता है कि ये फेगोसाइटोसिस कर देता है किसकी, आरबीसीज़ की। इसके बाद जो है ना बाइल पिगमेंट्स हैं, और वो कौन से हैं, ये देखें, ये बिली रुबिन जो कि ऑरेंज है, और ये बिली वर्डिन ये क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। अब ये जो है ना ये भी जो है वो कैसे बनते हैं कि जब ब्रेक डाउन होती है ना हीमोग्लोबिन की, टूटता है जब वो, तो उस वक़्त ये बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉप है इसका फ़ायदा वो क्या है कि वो है ये हेपरिन बनाता है। हेपरिन क्या चीज़ है, हेपरिन जो है ना ये एक्चुअली ये एंजाइम है, और काम इसका क्या है कि जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है ना ब्लड वेसल्स में, तो आपने देखा खून नहीं जमता हमारी ब्लड वेसल्स में, तो ये उसको क्या करता है कि ये उसको प्रिवेंट करता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा कि आरबीसीज जो है वो फीटल लाइफ में ना लिवर में बनते हैं। फीटल लाइफ कौन सी है कि जब वो अभी ज़्यादा जो है ना वो फीटस होता है क्या, पहले आपको ये बता दूं, फीटस होता है कि जो है ना जब फर्स्ट 2 मंथ्स मुकम्मल हो जाते हैं ना डेवलपमेंट के, तो एम्ब्रियो जो होता है ना, अब हम उसको एम्ब्रियो नहीं कहते, उसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, फीटस। क्यों, क्योंकि उसमें तमाम मेजर ऑर्गन्स जो है डेवलप हो चुके होते हैं, तो फीटस इसलिए उसको कहते हैं। तो फीटल लाइफ के अंदर जो है ना वो क्या होता है कि फीटल लाइफ के अंदर जो है आरबीसीज जो होते हैं ना वो बनते कहाँ पर हैं, वो लिवर में बनते हैं। इसके बाद जो है आ जाता है दैट इज़ डीटॉक्सिफिकेशन। डीटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से है लिवर के, कि ये क्या करता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जैसे आपने कोई मेडिसिन खाई
जितनी तो बॉडी में ज़रूरत थी उसकी वो तो इस्तेमाल होगी, जो बच जाएगी, जो उसके अलावा एक्स्ट्रा होगी ये उसको कर देगा। इसी तरह से जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के बारे में तो याद रखें ना, वो एक्चुअली जो लोग पीते हैं ना, वो कोई 1 ml तो नहीं पीते हैं ना, तो एक कैपेसिटी है इसकी लिवर की भी काम करने की। तो ये क्या करता है कि वो डिटॉक्सीफाई कर देता है, जो भी कोई भी हार्मफुल चीज़ है उसको ये डिटॉक्सीफाई, यानी कि उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, जो पॉइजनस इफेक्ट्स हैं, उनको ये ख़त्म कर देगा ताकि वो हार्मलेस में चेंज हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो जो है ना, इसके जो है वो साथ ही जो है हमारा जो है ये आज का जो था ये वाला टॉपिक लिवर वाला ये कंप्लीट हो गया।